बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, कॉल्स जाने से पहले आपको थोड़ी सी अपडेट्स देते जाएँ। और इस वीक की सबसे बड़ी अपडेट है, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि 27 अक्टूबर को 27 अक्टूबर को IHS सरचार्ज बढ़ रहा है। उस दिन से IHS सरचार्ज होगा 625 पाउंड्स पर ईयर। इसलिए मेरी एडवाइस उन लोगों के लिए होगी जो अभी सोच रहे हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, जल्द से जल्द सबमिट कर दें। अगर आपकी एप्लीकेशन की वीज़े की रिन्यूअल आ रही है, वो भी आप जल्दी से सबमिट कर दें कि आप ये पैसे आपके बच जाएं। क्योंकि अभी अगर आप 2.5 साल वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, आपको देना होता है 1000 पाउंड इन IHS सरचार्ज। अब वो बढ़ा रहे हैं 624 पाउंड पर ईयर। अब 2.5 साल के लिए आपको 1560 पाउंड देना होगा। सो इट्स इंक्रीज ऑफ 560 पाउंड। इसलिए जल्दी से वो सबमिट कर दें। नाज़रीन, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो कमरान साहब, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਦੁਬਈ ਚ ਵੀ ਯੂਏ ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ दो क्वेश्चन है सर। जी जी। कि मेरी वाइफ ने EA परमानेंट के लिए मैं यूरोपियन हूँ, EA के परमानेंट के लिए यूए से अप्लाई किया था। ठीक है, 18 अगस्त को 15 अगस्त को अप्लाई किया। अभी ठीक 3 हो गया। महीने हो गए हैं। तो उनका 18 अगस्त के बाद 2 दिन बाद एक ईमेल आया था कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट हमें चाहिए। ठीक है, हमने मैरिज सर्टिफिकेट भेज दिया था, कोई जवाब नहीं आया। ठीक हो गया। अभी सर हमने आपसे पूछना है कि अगर अभी तो कोई जवाब नहीं आया, अगर हम कोई कवर लेटर लगा सकते हैं जी, अगर दोबारा फिर ईमेल करें कि उसका वीजा 2 नवंबर को खत्म हो जाना है यूएई का। ठीक है, तो उसका पासपोर्ट भी उसके पास भी नहीं है, तो वीजा भी खत्म हो जाएगा। वीजे के बाद वो ओवर स्टे दुबई में हो जाएगी, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए क्या बेटर है? एक तो ये क्वेश्चन है। अगर दूसरा भी, अगर कवर लेटर बना के, पहले हमने कवर लेटर नहीं लगाया, सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट जो फार्म में भरा था मैरिज सर्टिफिकेट लगाया और कुछ नहीं लिया। जहाँ जो मेरे पेपर थे, मेरी सैलरी थी जो वो लगाई। अगर हम अभी कवर लेटर बनाकर लगा सकते हैं होम ऑफिस को और नहीं। दूसरा, कवर लेटर में हम मैरिज प्रूफ जो फोटोमा है या कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स लगा सकते नहीं। और ये अगर वीजा एक्सपायर हो गया यूएई का, उसको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये होम ऑफिस को हमको इन्फॉर्म करना चाहिए कि नहीं? इसका 2 तारीख को वीजा खत्म हो जाएगा नवंबर को। जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछना था कि आपकी वाइफ एज ए EA नेशनल डिपेंडेंट अप्लाई कर रही है। आप EA नेशनल हैं? हाँ जी। तुसी यूरोपियन नेशनल हो? हाँ, मैं यूरोपियन नेशनल, मैं इंग्लैंड में काम करता हूँ, 8 महीने हो गए। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, और आपने प्री सेटल्ड स्टेटस अप्लाई कर दिया हुआ? किया हुआ, मैंने भी प्री स्टेटस अप्लाई किया है मई का। जी जी। तो कोई जवाब नहीं आया। वो प्रोसेस से, वो जब मेल देखता हूँ प्रोसेस में ही जा रहा। ठीक है, मैं समझ गया। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपकी वाइफ ने एप्लीकेशन सबमिट किया था मेरे ख्याल में 15 अगस्त को, और उसके 3 दिन बाद उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट मांगी थी। उसके बाद आपको कोई जवाब नहीं आया, आपको क्या करना चाहिए? और आपने मुझे ये भी बताया है कि आपकी वाइफ का जो दुबई का वीज़ा वो भी एक्सपायर हो रहा है नवंबर में, और आप चाहते हैं कि उससे पहले होम ऑफिस का जवाब आ जाए। बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन सॉलिसिटर के थ्रू बना के एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को भेज दें, वो बेस्ट होगा। और वहाँ आप एक्सप्लेन कर दें कि हमारा एप्लीकेशन 3-4 माह से पेंडिंग है और हमें जल्द से जल्द जवाब चाहिए, क्योंकि उसका वीज़ा दुबई में एक्सपायर हो जाएगा और वो ओवरस्टे हो जाएगी। प्लीज़ इसको एक्सपेडाइट कर दें, क्योंकि यहाँ कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है होम ऑफिस आपको जल्दी से जवाब दे देगी, क्योंकि जब आप EA फैमिली परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, यूजुअली होम ऑफिस विदिन 2 मंथ्स में जवाब दे देती होती है। इसलिए अगर आप एक लेटर लिख देते हैं
एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को सोलिसिटर के थ्रू उसको पता होगा एड्रेस क्या है, और फिर आप, मुझे उम्मीद है कि वो आपको वो जल्दी से जवाब दे देंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं जो आपके केस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, वो आप अभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे उस पर भी वो बस अब कंसिडर करेंगे। अगर खुदा न खास्ता वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो नहीं करेंगे, अगर वो कर देते हैं फिर उसके बाद अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसमें आप फिर नए डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। लगता है लाइन बहुत ड्रॉप हो गई है। अच्छा नाजरीन, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप सबसे आज शेयर करना चाहता था, और काफ़ी सवाल आए हैं इसके ऊपर, कि अगर आप एक ईए पार्टनर हैं, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक रिलेशनशिप है एक यूरोपियन नेशनल के साथ, और आप अनमैरिड हैं, और आपको होम ऑफिस इशू कर देती है रेजिडेंस कार्ड 5 साल का। अब आपका जो टाइम पीरियड है रिलेशनशिप का, वो उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से होम ऑफिस आपको रेजिडेंस कार्ड देती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। मैं और मेरी पार्टनर अनमैरिड हैं, और हम इकट्ठे रह रहे हैं 2018 से। आज मैंने एप्लीकेशन सबमिट की है, और होम ऑफिस फॉर एग्ज़ाम्पल अगले माह मुझे दे देती है वीज़ा इन नवंबर 2020। अब मेरे जो 5 साल पीरियड है वो शुरू होगा नवंबर 2020 से, जिस दिन से होम ऑफिस ने मुझे वीज़ा इशू किया था। जो पिछले 2 साल हैं जो हम इकट्ठे रहे हैं वो मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, और होम ऑफिस को कह सकता कि मेरे 5 साल पूरे हो गए, प्लीज़ मुझे 2023 में सेटल स्टेटस दे दे। नहीं, जो टाइम पीरियड बिफोर द वीज़ा उसको वो नहीं मानते। लेकिन अगर आप एक शादी कर लेते हैं यूरोपियन नेशनल के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और मेरी यूरोपियन वाइफ शादी करते हैं 2018 में, और हमें वीज़ा मिलता है आज फॉर एग्ज़ाम्पल अक्टूबर 2020 में, जो वो 2 साल पहले थे रिलेशनशिप जो वीज़ा होने से पहले, वो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ टू एक्यूमुलेट 5 ईयर्स, वो मेरे 5 साल में काउंट होंगे। इसलिए मैं फिर 2023 में अप्लाई कर सकता हूँ सेटल स्टेटस के लिए। सो ये एक एडवांटेज होता है कि अगर आप शादी कर लेते हैं, जो आपका पिछला पीरियड होता है, चाहे उस टाइम आपके पास वीज़ा नहीं था, वो आप काउंट कर सकते हैं फॉर योर 5 ईयर्स। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पिछली वीक भी ये आपको बताया था, लेकिन फिर दोबारा ये दोहरा देता हूँ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, और वो है कि अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं एज अ स्पाउस ऑफ अ यूरोपियन नेशनल, आपको शादी करनी होगी 31 दिसंबर 2020 से पहले। ये रूल्स में साफ लिखा हुआ है। थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन है, सोलिसिटर्स आजकल एडवाइस दे रहे हैं नहीं आप शादी 30 जून 2021 तक कर सकते हैं। ये बात नहीं है, रूल्स में साफ लिखा हुआ है यू मस्ट बी अ फैमिली मेम्बर बाय 31 दिसंबर 2020। अगर आपकी शादी उससे पहले नहीं होती, फिर नए रूल्स आएंगे ऑन द 1 जनवरी 2021, और उसके मतलब आपको अप्लाई करना होगा। होम ऑफिस ने अभी उसका ऐलान नहीं किया कि वो रूल्स क्या होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जो यूरोपियन नेशनल्स हैं उनको 18,600 रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और अपडेट जो इस वीक मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था वो थी नेशनलिटी के हवाले। एंड अगेन ये मोस्टली रिलेटेड है यूरोपियन नेशनल्स के लिए, जो स्टूडेंट्स थे, यूरोपियन नेशनल जो स्टूडेंट्स थे या जो थे सेल्फ सफिशेंट। अब यहाँ होम ऑफिस ने ऐलान किया है कि अगर आप नेशनलिटी अप्लाई करते हैं, आपको दिखाना होगा कि जो टाइम पीरियड आप यूके में रह रहे थे, आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस थी। और ये प्रॉब्लम इसलिए आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सेल्फ सफिशेंट पर्सन हूँ, यूके में रह रहा हूँ एज ए यूरोपियन नेशनल, मेरे पास सेविंग्स हैं और उस बेस पर मैं यूके में रह रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा, मैं इंडेफिनिट के लिए अप्लाई तो कर सकता हूँ वाया द सेटलमेंट स्कीम। क्यों? मैं दिखा सकता हूँ कि मैं 5 साल लगातार रह रहा हूँ, चाहे मेरे पास इंश्योरेंस है या नहीं, होम ऑफिस मुझे दे देती है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। लेकिन जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब होम ऑफिस ने गाइडेंस में डाल दिया है कि नहीं, आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए थी। सो इनडेफिनिट के लिए वो कहते हैं कि रिक्वायरमेंट नहीं है, कि उसको उन्होंने निकाल दिया हुआ है जिस दिन से उन्होंने ये सेटलमेंट स्कीम अनाउंस की थी। लेकिन जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आप एक सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है या स्टूडेंट थे, आपको दिखाना होगा उस पीरियड में आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस थी। और अगर आपके डिपेंडेंट्स भी आपके साथ रह रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ थी और उसको मिला था रेजिडेंस कार्ड और उसके बाद उसको मिल जाता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, उसको भी साबित करना होगा कि जिस पीरियड पर आप
सेल्फ सफिशिएंट पर्सन थे, उसके पास भी कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस थी। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप सबसे आज शेयर करना चाहता था, और वो थी द 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशन। अक्सर मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि जब हम 7 ईयर चाइल्ड एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, हमारे पास कौन सी डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए कि हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो। और यहाँ मैं आप सबको यही एडवाइस करूँगा कि जितनी आपके पास एविडेंस है कि बच्चे के टाइज़, जो बच्चा 7 साल का हो गया है उसके टाइज़ यूके में है, वो ज़रूर लगाएं साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे के स्कूल रिपोर्ट्स, सर्टिफिकेट्स, अगर वो आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़ कर रहा है, बच्चों के साथ बाहर जाता है वीकेंड्स, या कोई क्लब उसने ज्वाइन किया, उससे आप लेटर ले सकते हैं। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनसे ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जीपी लेटर भी और स्कूल लेटर भी आपको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि होम ऑफिस जब ये एप्लीकेशंस को कंसिडर करती है, उनकी आर्ग्यूमेंट हमेशा होती है कि नहीं, अगर रूल्स को देखें वहाँ लिखा हुआ है कि चाहे बच्चा 7 साल का हो गया है, उसमें एक और प्रोविज़न आती है जहाँ लिखा होता है इज़ इट रीजनेबल टू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू लीव द यूके। और यहाँ वो होम ऑफिस आर्ग्यू करती है कि नहीं, बच्चा रह रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, हम समझते हैं एज ए फैमिली यूनिट आप सब वापस जा सकते हैं टू योर होम कंट्री इंडिया या पाकिस्तान। इसलिए इसको दूर करने के लिए जितना आप एविडेंस लगा सकते हैं कि बच्चे के टाइज यहाँ यूके में, उसको ज़रूर लगाया करें। नाज़रीन, एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आप सबसे आज शेयर करना चाहता था, और वो थी नेशनलिटी के हवाले। और जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं अंडर 6(1) ऑफ द नेशनलिटी एक्ट, आपको क्या क्या की रिक्वायरमेंट्स दिखानी होती हैं। यह सवाल मुझे इस वीक पूछा गया था शो से पहले। मेनली आपको साबित करना होता है कि पिछले 5 साल से आप यूके में रह रहे हैं और आपकी जो एब्सेंसेस हैं वो 450 डेज से ज़्यादा नहीं विद इन द लास्ट 5 years। सो 90 days पर ईयर फॉर द लास्ट 5 years, ये आपने मेक श्योर करना होता है। और उसके साथ साथ B1 इंग्लिश टेस्ट आपने पास करना होता है और लाइफ इन द यूके टेस्ट, अनलेस आपकी एज ओवर 65 है या आपके पास कोई और रीज़न है जिस वजह से आप वो टेस्ट पास नहीं कर सकते। और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इस कंट्री में जिनकी एज है फॉर एग्ज़ाम्पल 25, 30, 35, 65 से कम है, और वो ये टेस्ट नहीं पास कर सकते और वो एग्जामिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की ये बात है, उनको पता नहीं कि ये ऑप्शन उनके लिए है। इसलिए अगर आपके पास कोई लर्निंग डिफ़िकल्टी है या कोई और वजह है कि आप ये टेस्ट पास नहीं कर सकते लाइफ इन द यूके और B1, चाहे आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर नेशनलिटी, आप ये एग्जामिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और सवाल मुझे इस वीक पूछा गया था ईमेल के ज़रिए, और वो था कि अगर हमें कोई क्वेश्चन दी जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पुलिस आपको एक क्वेश्चन देती है कि आप एक लड़ाई में मौजूद थे, वो नेशनैलिटी को अफेक्ट करती है या नहीं। एंड द शॉर्ट आंसर इज़, अगर वो 3 साल गुजर गए हुए हैं जिस दिन से आपको वो क्वेश्चन मिली थी, फिर वो आपको अफेक्ट नहीं करती। लेकिन क्योंकि वो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के ऊपर जाती है, आपको मेक श्योर करना होता है आप उसको डिक्लेयर करते हैं। नाजरीन, एक कॉल आ रहा है, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है जी, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा एक सवाल था। मैं असल में मेरी वाइफ का इंडेफिनिट हुए नेक्स्ट ईयर में। ठीक है। तो मुझे सिर्फ एक चीज पूछनी थी, मेरी जो सैलरी है वो मैंने अपने वाइफ के बैंक अकाउंट के अंदर मतलब आती है, वो मैंने अपने जो जॉब है उसके ऊपर अपनी वाइफ के अकाउंट में आती है मेरी सैलरी। ठीक है। तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता अगर मैं अपनी वाइफ अकाउंट अपनी मेंटेनेंस के लिए शो करूं? पे स्लिप्स वगैरह तो ऑब्वियस से मेरे नाम पर ही आती है, ठीक है। मैं ही जॉब करता हूँ और 18,600 से भी ऊपर है, लेकिन सैलरी जो है वो मैंने अपने वाइफ का अकाउंट दिया हुआ है अपनी ठीक है। कंपनी के अंदर। ठीक है, और कोई सवाल? आपकी अपनी कंपनी है या किसी के लिए आप काम करते हैं? नहीं, मेरी अपनी कंपनी नहीं है, मैं सिक्योरिटी टास्क में सिक्योरिटी पे काम करता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। सिक्योरिटी की बड़ी कंपनी है यूके की, जी जी। मैं उनके लिए काम करता हूँ, लेकिन सैलरी मेरी जो है वो मैंने रिक्वेस्ट करके उनसे अपनी वाइफ के अकाउंट में करवाई है। ठीक है। तो ऑब्वियसली वो जब मैं एप्लीकेशन के लिए जाऊंगा तो मुझे अपनी स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी, जी जी। मेंटेनेंस के लिए पे स्लिप्स है, जो लेटर होता है कंपनी का,
लेकिन सैलरी मेरी क्योंकि उसमें आ रही है तो मैं वो दिखा सकता हूँ या मुझे चेंज करवा लेनी चाहिए, ये ठीक है, मेरा सवाल ठीक है, मैं समझ गया। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले आपको मैं अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल सकते हैं। नाज़रीन, कहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले कॉलर ने एक सवाल पूछा था कि वो उनकी वाइफ की एक्सटेंशन आ रही है और जो उनकी जो सैलरी है वो उनके वाइफ अकाउंट में जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपनी पे स्लिप साथ लगा देते हैं, अपना P60 लगा देते हैं और उसके साथ साथ आप अपनी वाइफ की बैंक स्टेटमेंट लगा दें जो दिखाती हैं कि जो आपके पे स्लिप में अमाउंट है वो जा रहा है आपकी वाइफ अकाउंट में, इसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और कर सकते हैं कि अपने एम्प्लॉयर से एक लेटर ले लें जो कंफर्म करता है कि आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपकी एनुअल सैलरी क्या है, और उसमें वो अगर वो लिख देते हैं कि हम सैलरी इस अकाउंट में पे कर रहे हैं, अकाउंट नंबर वो लिख दें, सोर्ट कोड लिख दें, ये भी दुरुस्त होगा। अगर वो नहीं लिखते फिर भी सो लॉन्ग एज अगर आप अपनी पे स्लिप्स P60 और वाइफ की बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं और उनको हाईलाइट कर दें कि ये देखें हैं मेरी पे स्लिप में जो अमाउंट है 1000 पाउंड और यही 1000 पाउंड मेरी वाइफ के अकाउंट में जा रहा है 6 माह की, वो आप लगा दें बैंक स्टेटमेंट्स, ये दुरुस्त होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपकी वाइफ को वीज़ा इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं नाइला बात कर रही हूँ स्कॉटलैंड से। तो मेरे 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये है कि हम लोगों के पास ना डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन है और हमारी 3rd एक्सटेंशन जा चुकी है। ठीक है। तो मैं ना अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। ठीक है। तो मैंने ये पूछना था कि ये एक नया रूल चला है कि आप फियोंसी को बुला सकते हैं। जी जी। या हमारे इस वीजे पे आ सकेगी? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, एक फियांसे कैटेगरी है जहाँ आप किसी अपनी वाइफ को या हस्बैंड को स्पॉन्सर कर सकते हैं और उनको वीज़ा इशू किया जाता है 6 माह का और आप यहाँ फिर शादी कर सकते हैं। लेकिन उसकी जो कंडीशंस हैं वो है आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होना चाहिए या आप एक ब्रिटिश सिटीज़न हैं, क्योंकि आपके पास और आपके बच्चों के पास है डिस्क्रिशनरी लीव। जब तक आपको ILR इशू नहीं किया जाता होम ऑफिस की तरफ से, आप फियांसे वीज़े पर नहीं बुला सकते आपकी डॉटर इन लॉ को। इसलिए मेरी एडवाइस आपसे यही होगी, थोड़ा सा वेट कर लें। जब आपके बेटे को ILR इशू हो जाता है फिर वो अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन। हेलो। वालेकुम सलाम भाईजान, अगर आप प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और सीधा मुझसे बात करें वो बड़ी मेहरबानी। अमरान भाई क्या हाल? जी शुक्र अल्लाह का। अमरान भाई आपसे एक सवाल था मेरा। जी जी। कि मैंने 15-16 महीने हो गए हैं अप्लाई किया हुआ है बच्चे की बेस पे। ठीक है। इमिग्रेशन वाले काफी टाइम हो गया है, आंसर नहीं कर रहे। ठीक है। और वकील से भी ईमेल करवाई है। अच्छा। और वकील के थ्रू अप्लाई किया था। ठीक है। और MPS करवाई है ईमेल, लेकिन वो नहीं आंसर कर रहे। MP को उन्होंने जवाब दिया है अभी? MP को उन्होंने जवाब दिया है अभी? जी। और दूसरा सवाल है कमान भाई। जी जी। ये सवाल है कि अगर मुझे अभी देंगे वीजा तो मतलब कितने साल का देंगे? ठीक है, ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपका कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपको तकरीबन 1.5 साल हो गया है और आपने अप्लाई किया बच्चे की बेस के ऊपर, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, ये मेरे ख्याल में बहुत अनरीज़नेबल है। बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप एक और सख्त सा लेटर अपने सॉलिसिटर के थ्रू लिखें होम ऑफिस को और उनको नोटिस दे दें कि अगर आप हमें जवाब नहीं देते विदिन 1 मंथ हम आपको कोर्ट लेके जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपको ज़रूर जवाब देंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपको कितने टाइम का वीज़ा वो देंगे, बच्चे की बेस के ऊपर यूजुअली वो देते हैं 2.5 साल का वीज़ा अंडर द 10 ईयर रूट।
और जब आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा सवाल है कि इधर यूके में ई रेजिडेंस कार्ड इशू है, ठीक है, जिसकी वैलिडिटी है 30 जून ऑफ 2021। तो इससे नेक्स्ट अभी मुझे क्या अप्लाई करना है, आप किस तरह से करना है? ठीक है, आप यूरोपियन नेशनल हैं या आप डिपेंडेंट हैं यूरोपियन के? मैं डिपेंडेंट हूँ, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर हूँ और यूके में ही अप्लाई किया था और वीजा इशू हो गया, ठीक है। ठीक, आप यूके कब एंटर हुए थे? यूके में तो लास्ट ईयर एंटर हुआ था, लेकिन वो वीजा पे एंटर हुआ है ना यूके। ठीक है, और उसके बाद आपने अप्लाई किया था 5 साल रेजिडेंस कार्ड के लिए, करेक्ट? जी जी, ये रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई किया। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। सर जी लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। ठीक है, जहाँ तक आपका सवाल है कि उन्होंने आपको वीज़ा इशू किया टिल 30 जून 2021, इसकी वजह यह है कि होम ऑफिस चाहती है कि आप अप्लाई करें अंडर द सेटलमेंट स्कीम, कि वो मूव करना चाहती है सब लोगों को फ्रॉम द ईए रेगुलेशंस टू द सेटलमेंट स्कीम। इसलिए अगर आप अप्लाई कर देते हैं अंडर द सेटलमेंट स्कीम प्री सेटल स्टेटस के लिए, वो आपके स्टेटस को कंफर्म कर देगी कि आपके पास वीज़ा है और आप यहाँ यूके रह सकते हैं। यहाँ कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको अप्लाई करना पड़ता है सेटलमेंट स्कीम के ऊपर अगर आपके पास इनडेफिनिट लीव टू रिमेन है, लेकिन बेहतर होगा अगर आपके पास ILR भी है अंडर द ईए रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कार्ड है जहाँ लिखा हुआ है इनडेफिनिट लीव टू रिमेन, या अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर है स्टिकर और आप एक यूरोपियन नेशनल हैं, बेस्ट चीज़ होगी अगर आप फिर भी अप्लाई कर लें अंडर द सेटलमेंट स्कीम। इसकी वजह यह है, जैसे हमने देखा है जिन लोगों के पास इनडेफिनिट लीव टू रिमेन है जो यहाँ पिछले 20 सालों से रह रहे हैं, आजकल एम्प्लॉयर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करते पासपोर्ट स्टिकर को। वो कहते हैं कि आप अप्लाई करें फॉर वीज़ा कार्ड, और मेरे ख्याल में यही प्रॉब्लम होगी अगले साल से। जब आप एक यूरोपियन नेशनल जाएगा जॉब के लिए, एम्प्लॉयर्स कहेंगे कि ये इस स्टिकर को हम नहीं मानते, हमें ये सेटलमेंट स्कीम की कन्फर्मेशन चाहिए। इसलिए बेस्ट है कि अगर आपके पास ILR है आप फौरी तौर पर अप्लाई कर लें फॉर सेटल्ड स्टेटस। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो यू लाइव ऑन है। हेलो लगता है लाइन ड्रॉप हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। हेलो यू लाइव ऑन है जी, फरमाइए। हाँ जी, और इमरान सर की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ? जी शुक्र अल्लाह दा। सर जी मैंने एक मैं क्वेश्चन पूछना सी। जी पूछो। बस वो इजी क्वेश्चन है, just like I just want to know because I had I wanted to apply for a neutralization application and I already waited 1 year and now I passed my B1 and the other one the English test as well. Yeah, okay. And now I'm gonna go for application for a neutralization, and I just want to know if I apply for an application, do I need a certificate for my marriage certificate, or do I need to submit on the application, or I don't need it? Okay. So I want to know. My question to you is, when did you first get a visa in this country? Actually, I had the resident card 5 last years. year in October, and I've got 1 year completed already, No. which is 5 days ago. Sorry. And now I'm going for I understand. application. You know, before the indefinite, when did you get your visa? So did you get a 5-year residence card based on as a dependent of a Yeah, European? the 5 years, yeah. Okay, before those 5 years, were you illegal in this country or not? Sir, I can't hear you. Your call is cutting off. I don't know why. You know, before those 5 years, were you illegal in the country by any chance? No. So you came straight into the country, the UK, and you had visa, correct? Yeah. Okay, I understand. Thank you very much for your call. In relation to your first question, that would you need to show your marriage certificate of your wife? No, that's not necessary.
the main thing you have to show is the last 5 years you've lived in the UK continuously and you've not spent more than 450 days outside the UK. If you do want to include your wife's document, including her marriage certificate or her pay slips or bank statements, by all means you can do that. However, that is not mandatory. The reason I asked if you had been an overstay at any point during your stay in the UK was you have to meet the good character requirement when you're applying for British nationality, which is within the last 10 years, you must not be an overstayer. However, you've informed me that when you came into the UK, you had a visa and you've continuously had a visa till this day. Provided that is correct, then I see no reason why your application will not be successful and you will be granted British nationality. Thank you very much for your call. और नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. Hello. Hello, you're live on it. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. कामरान भाई, मेरा सवाल है, मेरी अपनी मिसेस के लिए आइलैंड के लिए अप्लाई कर. जी जी ठीक है. वो जो 18,600 का वो इनकम है, जी जी, अभी वो कोरोना से पहले तो मैं उसको मैनेज कर सकता, लेकिन अभी इट्स क्वाइट हार्ड. अच्छा. अभी होम ऑफिस की तरफ से इसके कोई रिलीफ इस तरह कोई आया हुआ है कि अगर 18,600 में मतलब पूरा ना. अभी आप काम कर रहे हैं या नहीं? Is there any update regarding that? ठीक है, अभी आप काम कर रहे हैं या नहीं? जी सर. अभी आप काम कर रहे हैं या नहीं? अभी काम कर रहा हूँ. और आपकी अभी कितनी सैलरी है? या फरवरी तक मेरी इनकम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, यानी मतलब एक जॉब मिल रही थी, जॉब भी, और 18,600 से ज्यादा मेरी बात. लेकिन अभी क्वाइट डिफिकल्ट है, खास कर ये जो बात 5-6 महीने हो गए. जी जी. तो इस हवाले से मैं कह रहा कि अगर कोई हो अपडेट इस तरह. ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. जी हाँ, यहाँ होम ऑफिस ने एक कंसेशन अनाउंस की थी तकरीबन मई जून में, जहाँ उन्होंने कहा था कि अगर आपकी सैलरी ड्रॉप हो जाती है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, हम आपको पीनलाइज नहीं करेंगे और हम आपके एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे जैसे आपके पास जो आपकी इनकम थी पैंडेमिक से पहले. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि कोरोना से पहले आपकी इनकम थी 18,600, होम ऑफिस उस इनकम को कंसिडर करेगी और फिर आप वो इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करेंगे. बेस्ट चीज़ ये होगी जब आप अपनी वाइफ की ILR एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, एक सॉलिसिटर के पास जाके डिटेल एडवाइस ले लें और फिर वो आपको सही तरह एक्सप्लेन कर सकता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए. क्योंकि आप एक गलती यहाँ कर जाते हैं, फिर होम ऑफिस शायद आपके केस में डिस्कशन ना इस्तेमाल करे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है. कॉल ड्रॉप हो गई थी. हाँ जी जी. मेरा सवाल है कि ई रेजिडेंस कार्ड का जी जी जो इशू हो चुका है मुझे, जी जी, तो उसकी वैलिडिटी है 30 जून ऑफ 2021. ठीक है. ठीक है. तो उसके लिए नेक्स्ट अभी क्या करना है? मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, आपने सुना नहीं? अच्छा सर, एक और सवाल था, कॉल ड्रॉप हो गई है. जी जी. कि जो मेरी ब्रदर और मदर पाकिस्तान में हैं, उनको भी अभी अप्लाई करना है उधर से. तो जो फाइनेंशियल मनी ट्रांसफर रसीट्स होती हैं, जी जी, वो तो मेरे नाम पे थी सारी. ठीक है. तो वही उनके लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं पाकिस्तान में? ठीक है ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का. पहला तो सवाल मैंने आपका दे दिया कि आपको EU सेटलमेंट स्कीम पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि होम ऑफिस चाहती है कि जिन लोगों के पास रेजिडेंस कार्ड है वो स्विच कर जाएं टू द न्यू स्कीम जो है EU सेटलमेंट स्कीम. वहाँ आप प्री सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, मुझे लग रहा है कि आपके जो भाई हैं, जो आपके मेन स्पॉन्सर हैं, वो आपके पेरेंट्स को और आपके एक भाई को, जैसे आपने मुझे बताया, पाकिस्तान से स्पॉन्सर करना चाहते हैं. और आपने बताया कि वो जो स्लिप पैसे आप भेज रहे हैं वो आपके नाम के ऊपर जा रहे हैं. यहाँ होम ऑफिस एक ऑब्जेक्शन लगा सकती है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसकी वजह क्या है, क्यों है. नाज़रीन, इसका पूरा जवाब इस सवाल का मैं दूंगा ब्रेक के बाद. जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com. इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं मेरे ऑफिस में, आप मुझे मिल सकते हैं. हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं, ख़ास तौर पर यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर, और वहाँ डाल दें कामरान एजाज, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी मैं मज़ीद अपडेट्स देता रहता हूँ. मिलते हैं ब्रेक के बाद.
नाजरीन वेलकम बैक। ब्रेक से पहले कॉलर ने मुझे एक सवाल पूछा था कि वो अपने पेरेंट्स को और अपने भाई को स्पॉन्सर करना चाहते हैं यूके में एज अ यूरोपियन नेशनल, और जो पेमेंट्स वो भेज रहे हैं वो जा रही हैं इनके नाम के ऊपर और स्पॉन्सर के नाम के ऊपर वो नहीं जा रही। इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं? जी हाँ, मेरे ख्याल में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि होम ऑफिस ये आर्गूमेंट लगाएगी कि स्पॉन्सर क्यों नहीं पैसे भेज रहा, और ये आपको कवर करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा इसकी वजह क्या है। एक और भी बात मैं आपको समझाता जाऊँ कि जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी डेडलाइन है 31 दिसंबर 2020। उसके बाद आप नहीं बुला सकते। सो अगर आप अपने भाई को, अंकल को, आंटी को बुलाना चाहते हैं 31 दिसंबर 2020 है डेडलाइन। अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं उस पर होम ऑफिस ने कंसेशन दी हुई है, उसमें कोई ऐसी डेडलाइन अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं की। सो अगर आप 2021 में अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं आप बुला सकते हैं। जहाँ तक आपके पेरेंट्स का एप्लीकेशन है और भाई का जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, और जो पेमेंट स्लिप का जो इशू है, यही बेस्ट चीज़ होगी कि आप उसको सही तरह एक सिस्टर के थ्रू एक्सप्लेन कर दें, और उम्मीद है कि होम ऑफिस आपके केस में डिस्क्रेशन इस्तेमाल करेगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। I think they're not there. Let's go to the next call. Hello. हेलो हेलो, यू लाइव है जी, फरमाइए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है जी, फरमाइए। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल बहुत कम आ रही है। Right. I think they can't hear me. Can we just adjust the volume a little bit? Right. Hello, जी बात करें, अभी आ रही है? मुझे आपकी बहुत बड़ी आवाज आ रही है, कुछ समझ नहीं सही। मुझे आपकी आवाज आ रही है जी, आप फरमाइए। अच्छा, मैं ये पता करना चाहती थी कि मेरा बेटा है, मैंने पाकिस्तान जाकर उसकी शादी करना चाहती हूँ कि उसके मेडिकल इशू है उसका। ठीक है। तो उसकी बेस के ऊपर कि अगर उसकी पाकिस्तान जाकर मैं शादी करूँ तो फिर लड़की बुलाने के लिए कि क्या प्रोसीजर है? मतलब बेटा आपका ब्रिटिश है? हेलो, बेटा आपका ब्रिटिश है? जी ब्रिटिश है। ठीक है, और उसको डिसेबिलिटी अलाउंस मिल रहा है? जी हाँ, वो अलाउंस उसको मिल रहा है, दो के अलाउंस उसको मिलते हैं। दूसरा कौन सा अलाउंस मिल रहा है? यूनिवर्सल क्रेडिट? आवाज मुझे आपकी बिल्कुल नहीं आई, तो मुझे कैसे आएगी कि आप क्या उसमें पूछा रहे हैं? ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल को जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आई थिंक इफ वी कैन जस्ट adjust the volume a little bit so they can hear me. अब जहाँ तक आपका सवाल है कि आपका बेटा अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करना चाहता है और वो उसको पास कोई डिसेबिलिटी है, फिर भी वो अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकता है और उसको इनकम रिक्वायरमेंट नहीं मीट करनी होती, क्योंकि उसको मिल रहा है PIP अलाउंस, जैसे आपने मुझे बताया है। मेन चीज़ आपके बेटे को दिखानी होगी कि वो अपने ख़र्चे उठा सकता है, और इसके लिए होम ऑफिस एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, A-B = C या ग्रेटर। और मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। A होता है जो आपकी बेटे की इनकम है जो आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिसेबिलिटी अलाउंस, या उसको अगर उसके साथ मिल रहा है यूनिवर्सल क्रेडिट, ये हो गया उसकी इनकम। -B जो उसके ख़र्चे हैं। अगर वो आपके साथ रह रहा है और आप सारे बिल्स के पैसे दे रही हैं और वो आपको रेंट नहीं दे रहा, उसके जो अखराजात हैं वो होंगे ज़ीरो। सो इनकम उसकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कर लें हैं 500 पाउंड महीने की, उसके अखराजात बिल्कुल कोई नहीं है, वो होंगे ज़ीरो। और उसके वीक के बाद उसके पैसे जो बचते हैं वो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 500 पाउंड्स। अब यहाँ आपके बेटे को साबित करना होगा कि उसके पास पैसे ज़्यादा बचते हैं जितने एक मियाँ बीवी को मिलते हैं अंडर इनकम सपोर्ट, जो आजकल रेट है 134 पाउंड्स पर वीक। तो आपके बेटे को दिखाना होगा कि एक वीक में उसके पास पैसे बचते हैं 134 पाउंड से ज़्यादा। अगर वो रिक्वायरमेंट मीट करता है, फिर आपकी जो डॉटर इन लॉ है उसका एप्लीकेशन मेरे ख्याल में सक्सेसफुल होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो हेलो
जी यो लाइव ऑन है, जी फरमाइए। सर कैसे, ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का, जी फरमाइए। सर मेरा नाम नवीद है और मैंने ये पता करना था कि मैंने अपना वीजे के लिए भेजे थे पेपर वर्क, मेरा वीजा कार्ड तो आ गया है, ठीक है, लेकिन मेरा पासपोर्ट अभी तक नहीं आया। ठीक है, तकरीबन मेरा फरवरी में आ गया था वीजा कार्ड और अच्छा, मेरा पासपोर्ट अभी तक नहीं आया। मैं वेट कर रहा हूँ और मैंने अपनी लॉयर से भी बात की है तो वो कह रहे हैं हमने मेल वगैरह भेजी है लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इस बारे में थोड़ी सी मालूमात चाहिए थी। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल में। अक्सर यहाँ ये होता है आजकल कि होम ऑफिस आपको इशू कर देती है वीज़ा कार्ड और आपके डॉक्यूमेंट्स भी रिटर्न कर देती है, लेकिन जो पासपोर्ट है वो वापस नहीं भेजते और 4-5 माह गुजर जाते हैं और वो पासपोर्ट आपको नहीं मिलता। बेस्ट चीज़ ये होगी अगर आप गूगल पर जाएं और वहाँ टाइप करें होम ऑफिस रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, वहाँ एक लिंक आ जाएगा, अगर आप उस पर क्लिक करें और उस फॉर्म को भर दें और वहाँ आप अपना रेफरेंस नंबर दे दें और डेट दे दें जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे होम ऑफिस को, उसके साथ रिकॉर्डेड डिलीवरी का नंबर भी लगा दें, विद इन 10 to 14 डेज़ होम ऑफिस आपको वो पासपोर्ट भेज देगी वापस। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, हाँ जी, हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ, जी फरमाइए आपका सवाल। हेलो हेलो, जी looks like there's a problem with the line. Can we go to the next call? हाँ जी, Hello हेलो 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 हेलो, आप लाइव होने रहे, जी फरमाइए। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ, जी फरमाइए। मुझे पूछना था। जी जी, मुझे कि मेरे अब्बू इंडिया से हैं जी जी, और वो उसका पेंशन इंडिया में मिल रहा है, ठीक है, तो वो है ना पहले ठीक ठाक थे तो इंडिया जाके ना तो सारा बेनिफिट लेके आ जाते थे, जी जी, लेकिन अब वो उसकी आंखें चली गई और बिल्कुल देख नहीं पाते, ठीक है, तो अभी उसका ऐसा है ना कि वो पेंशन से यहाँ ले आए नहीं। ठीक है। सॉरी प्लीज़, अगर आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और सीधा मुझसे बात करें फ़ोन के ऊपर, बड़ा ही मेहरबानी होगी। हाँ, तो पेंशन उसका किस तरह से हम यहाँ इंग्लैंड में ले आए उसका? आपके फादर ब्रिटिश नेशनल हैं या इंडियन नेशनल? नहीं, वो उसका पासपोर्ट इंडियन है लेकिन वो नियरली 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो तो आपको इंडियन अथॉरिटी से बात करनी होगी, वो आपको डिटेल में बता सकते हैं कि क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, कि अगर उनकी जो पेंशन है वो इंडिया से इनको यहाँ मिल सकती है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक यूके नेशनल हैं और आप सेटल हो जाते हैं एक और कंट्री में, यूके गवर्नमेंट आपकी पेंशन फिर भी आपको ट्रांसफ़र कर देती होती है। अब मुझे इंडिया के रूल्स का पता नहीं है, बेस्ट चीज़ यही होगी कि अगर आप उनसे रब्ता कर लें फिर वो आपको बता सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। Hi, this is Paresh here. How are you, sir? Very well, thank you, very well. Yeah, I got one question for you because I'm holding a Portuguese passport with a settled status. Right. And I'm getting married in December to an Indian lady who is holding an Indian passport. Okay, congratulations. So how can she come here and what she has to apply and what I have to do from my side as well? Okay, thank you very much for your call. इन्होंने मुझे बताया कि एक यूरोपियन नेशनल हैं और ये शादी करने वाले हैं एक इंडियन नेशनल के साथ दिसंबर में, और इनको क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी होंगी। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी शादी 31 दिसंबर 2020 से पहले होनी चाहिए। अगर उसके बाद होती है, रूल्स चेंज हो रहे हैं,
अभी तक होम ऑफिस ने ऐलान नहीं किया कि क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। सो फर्स्ट थिंग इज़ मेक श्योर योर वेडिंग टेक्स प्लेस बिफोर 31 दिसंबर 2020। दूसरी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफ़िल करनी होगी, आपको होम ऑफिस को सेटिस्फाई करना होगा कि आपकी रिलेशनशिप जेन्युइन है और सबसिस्टिंग, और उसके साथ साथ अगर आप प्रूफ लगा दें यहाँ कि आप यहाँ टीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और आपके पास मुनासिब रहाइश भी है कि आपकी वाइफ यहाँ आपके साथ रह सकती है, वो भी अच्छा होगा। अगर आप ये चीज़ें फुलफ़िल कर देते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वाइफ को वो फैमिली परमिट इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। या हाय, गुड इवनिंग कामरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछना था। मैं टीयर 2 वीजा पे यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन अभी मेरे को लास्ट मंथ मेरी कंपनी ने मेरे को रिटेंडेंट कर दिया, तो मेरे को स्पॉन्सर सर्च करने को उन्होंने टाइम दिया है। ठीक तो है। मेरे को ये पूछना था कि जैसे अगर मैं कोई स्पॉन्सर सर्च करता हूँ, भी मेरे पास दिसंबर तक का टाइम है, ठीक है, यूके वीआई का मिला के, और नेक्स्ट ईयर से इनका पॉइंट बेस्ड सिस्टम आ रहा है। ठीक है। तो क्या मैं पॉइंट बेस्ड सिस्टम के लिए अभी से अप्लाई कर सकता हूँ, यानी क्योंकि उसके अंदर मेरे को लगा था कि सैलरी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो सैलरी की है वो कम है, जिससे आपका टैक्स बेस कम हो जाता है। ठीक है। मैं शॉर्ट स्किल के अंदर आता हूँ, आईटी प्रोफेशन। जी जी। और अगर मैं एक तो ये क्वेश्चन था, दूसरा ये कि अगर मैं टीयर 2 मेन एप्लीकेंट हूँ तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्टिंग में यहाँ पे काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? सॉरी, क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग पे। अच्छा अच्छा, ठीक है जी जी, ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि अगर आप न्यू रूल्स पर अप्लाई कर सकते हैं अभी या नहीं, अनफॉर्चुनेटली नॉट। जो अभी रूल्स हैं आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो नए रूल्स हैं वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए और होम ऑफिस ने उस पर अभी ज़्यादा गाइडेंस अभी तक नहीं दी। अगर आपका वीज़ा, जैसे आपने मुझे बताया, विदिन 1 मंथ में एक्सपायर हो रहा है, आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना चाहिए अंडर द करंट रूल्स। एंड अनफॉर्चुनेटली जो इनकम रिक्वायरमेंट है अंडर द करंट रूल इज़ हायर देन द न्यू रूल्स, जो वो रिड्यूस कर रहे हैं, जो आ रहे हैं इन 2021। सो बेस्ट मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि आप फौरी तौर पर एम्प्लॉयर ढूंढ लें और अप्लाई कर लें अंडर टीयर 2। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम अफजल है। जी अफजल साहब। जी, मेरा रेजिडेंस परमिट था, लीव टू रिमेन। जी जी। तो मेरा वो एक्सटेंशन ड्यू थी, ऑलरेडी मैं एक्सटेंशन ले चुका हुआ था अपनी। ठीक है। तो मेरा मई के अंदर ना एक्सटेंशन ड्यू थी। ठीक है। तो उस टाइम पे लॉकडाउन था यहाँ पे। ठीक तो है। मतलब मैंने ऑन टाइम अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी। ठीक है। तो उसके बाद ना तो मैं वेट कर रहा था इनका ईमेल का, होम ऑफिस की तरफ से, कि वो हमें मेल करेंगे। सारे सेंटर बंद हो चुके थे, तो इन्होंने आईडीवी ऐप को लिस्ट की थी, मतलब होम ऑफिस ने। जी जी। तो मैंने वहां से सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपलोड किए हैं। तो अभी तक उधर से मुझे कोई आंसर नहीं आया हुआ। 1 महीने से ऊपर हो गया, 5 वीक। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आईडीवी में कोई लोगों को विदिन 2 वीक्स में जवाब मिल रहा है, कोई लोग पिछले 1 महीने से वेट कर रहे हैं, लेकिन जो एवरेज है वो है बिटवीन 4 to 8 वीक्स। इसलिए आप परेशान ना हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि विदिन 1 मंथ 6 वीक्स में आपको वो जवाब दे देंगे। अगर जवाब नहीं आता, क्योंकि आपका एप्लीकेशन 6 मंथ से ज़्यादा पेंडिंग है, आप होम ऑफिस को एक लेटर भी लिख सकते हैं कि प्लीज़ मेरे एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट करें, कि वो 6 माह से ज़्यादा हो गया और मुझे मेरे वीज़े की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर फॉलो करें, कामरान एजाज़, और यूट्यूब के ऊपर भी मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ़ और सिर्फ वीनस टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम।